नमस्कार दोस्तों, मैं अजय ब्रह्मात्मज पिक्चर प्लस के प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूं। हम लोग बात करेंगे हिंदी फिल्मों में मुसलमान चरित्र किस तरीके से आते रहे हैं, किस तरीके से बदलते रहे हैं, उनमें कब कब क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर मैं देखना शुरू करूं तो हिंदी फिल्मों को लेकर के एक अजीब सी धारणा और एक विचित्र सी धारणा बनी हुई है। ख़ास करके जब भी हम मुस्लिम चरित्रों की बातें करते हैं, इवन समाज में भी जब हम मुसलमानों की बात करते हैं तो हमारी पूर्व धारणाएं काम करती रहती हैं। हमारी जब मैं कह रहा हूं तो हमारी से मतलब मेरा मुख्य रूप से बहुसंख्यक हिंदू दर्शक या हिंदू समाज से है। हाँ, इसमें मैं उन्हें नहीं शामिल कर रहा हूं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं या खुद मुस्लिम हैं, जो इनसाइडर हैं। हमने पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दशकों में मुसलमानों को दूसरे के तौर पर देखना शुरू कर दिया है। हमारे लिए अब वे हो गए हैं, वो हो गए हैं और उनको हम संबोधित करके बात करते हैं। फिलहाल मैं बातें करूंगा हिंदी फिल्मों के संदर्भ में, और हिंदी फिल्मों के संदर्भ में जब भी मुस्लिम किरदारों की बात आती है तो हमें मुग़लों की याद आती है, महलों की याद आती है, मेहराबों की याद आती है, मीनारों की बात याद आती है, मुशायरे याद आते हैं, मुजरा याद आता है, यही सारी चीज़ें याद आती हैं। सब म से हैं। हम इनसे बाहर जाकर के एक सामान्य नागरिक के तौर पर, एक पड़ोसी नागरिक के तौर पर उनके बारे में, मुस्लिम किरदारों के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। हालांकि वी शांताराम ने बहुत पहले पड़ोसी नाम से एक फिल्म बनाई थी, उसमें मुसलमान किरदार को जिस तरीके से पेश किया था वह भी हम भूल चुके हैं। हिंदी फिल्मों की बात करें तो इसके शुरुआती दिनों से ही मूक सिनेमा का पीरियड है, उस समय भी काफ़ी सारी फिल्में बनी हैं मुस्लिम परिवेश की, मुस्लिम किरदारों की, मुस्लिम कहानियों की, मुस्लिम परिवेश से आने वाली कहानियों की। फिर दूसरा दौर शुरू होता है जब फिल्मों में आवाज़ आ गई, उस समय से लेके 47 तक। जी हाँ, 47 तक मैं इसलिए काउंट कर रहा हूँ कि 47 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद दर्शकों की सोच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, फिल्मकारों की भी सोच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, और वहाँ से चीज़ें बदली, परसेप्शन बदला, फिल्मों में उनको प्रेजेंट करने का तरीका बदला, उनकी कहानियाँ बदली, मुस्लिम चरित्रों की कहानियाँ बदली, और हम लगातार उसको देखते आ रहे हैं। फिर उसके बाद एक बड़ी घटना घटती है 1965 की लड़ाई और 1971 की लड़ाई। 1971 की लड़ाई से ज़्यादा 1965 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई एक महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल पल है, जहाँ से मुसलमानों का परसेप्शन और ज़्यादा बदलता है और हम देखना शुरू करते हैं उनको फिर एक अलग आईने में, एक अलग नज़रिए से। 71 के बाद का पीरियड अगर चले तो हम चलते आ रहे हैं, और फिर देश में सांप्रदायिकता के उभार के बाद फिल्मों पर भी उसका असर हुआ। जो लोग मानते हैं कि सिनेमा और समाज का सीधा संबंध है, समाज में जो उथल पुथल हो रहा है वो देर सवेर फिल्मों में आता ही आता है। इस दौर में एक बहुत महत्वपूर्ण फिल्म आती है रोज़ा, मणिरत्नम बड़े फिल्म मेकर हैं, लेकिन उन्होंने मुसलमानों का परसेप्शन इस तरीके से बदला कि बाद के फिर उनकी फिल्म में संदर्भ था उसका, और जिस संदर्भ में उन्होंने पेश किया था उसको तार्किक तरीके से पेश किया था, लेकिन इमेजेस वहाँ से लोगों ने ले लिया, सिंबलिज्म वहाँ से ले लिया, ड्रेस कोड वहाँ से ले लिए, और फिर बाद की फिल्मों में हम देखते हैं कि मुसलमान किरदार हमेशा ज़्यादातर आतंकवादी के रूप में दिखाई पड़ता है, विलेन के तौर पर दिखाई देता है, खलनायक के तौर पर दिखाई देता है। और यह वह दौर है जब देश में आतंकवाद बढ़ रहा था, मुंबई में दंगे फसाद हुए। उस दंगे फसाद के बाद से बहुत सारी चीज़ें बदली और मुसलमानों के बारे में हमारा परसेप्शन और ज़्यादा बदल गया, और ज़्यादा बदला, और हिंदी फिल्मों ने उनको देखने का नज़रिया भी उनको मुख्य रूप से अब
खलनायक साबित कर दिया और खलनायक के तौर पर ही पेश करते रहे हैं। एक लंबे समय तक जो गाना गाया जाता था हिंदी फिल्मों का कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, यह इंसान अब हिंदू मुस्लिम पहचान के साथ फिल्मों में खूब मजबूती के साथ आने लगा और उस पर ज़्यादा फोकस होने लगा। लेकिन सब कुछ इतना अवसाद और उदास और स्याह नहीं है। इसमें भी कुछ फिल्म मेकर ऐसे हैं और रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, जिन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द से लेकर के गंगा जमनी तहजीब, मुसलमानों की पहचान, मुसलमानों की आइडेंटिटी, भारतीय मुसलमानों की खास पहचान को लेकर के फिल्में बनाते रहे हैं। हाल फिलहाल में हमने अनुभव सिन्हा की फिल्म मुल्क देखी है। मुल्क फिल्म की अपनी अंदरूनी दिक्कतें हैं जिस पर हम बाद में बात कर सकते हैं। अब मैं पीरियड वाइज बात करता चलूँ तो मूक सिनेमा के दौर में जो भी मुसलमान किरदार या मुसलमान परिवेश की कहानियाँ आ रही थी, उनमें ज़्यादातर कहानियाँ कह लें कि मध्य पूर्व से आई हुई किस्सों अफसानों की कहानियाँ थीं, जिन्हें पारसी थिएटर से ले लिया गया था, और जो नौटंकी परंपरा थी जहाँ पे ऐसे किस्से कहानियाँ सुनाए और दिखाए जाते थे, वहाँ से चीज़ें ली गई मूक सिनेमा के दौर में, और वहाँ लोग आते रहे और बातें करते रहे। जैसे अली बाबा 40 चोर, किस्सा हातिम ताई, कमर अल जबान, गुल बकावली, बुलबुले परिस्तान, गुल सरोवर, बुलबुले शिराज, इस तरीके की फिल्में बन रही थी और इन फिल्मों को लेकर के बातें हो रही थी। इन फिल्मों को लेकर, ये सब मूक सिनेमा के दौर की फिल्में हैं। मूक सिनेमा से जब हम आगे निकलते हैं, जब सिनेमा में आवाज़ आ जाती है, तो इनमें से कुछ फिल्मों को आवाज़ दी गई और उनको नए तरीके से पेश किया गया। उसके बाद के दौर में देखें तो कुछ फिल्में ऐसी आईं जिनमें हूरों की चर्चा होती थी, जैसे हूरे मिस्र, हूरे अरब, उसके अलावा हूरे बगदाद। अब ये तीनों जो अरब, मिस्र, बगदाद, ये सारे जो नाम हैं शहरों के, ये मध्य पूर्व के हैं। फिर उसके बाद चौथे दशक में आवाज़ आने पर जिस तरीके की फिल्में आई हैं, उनमें हम नाम ले सकते हैं, लाले अमन का है, गुल सरोवर है, रस के लैला है, जजमेंटल ऑफ अल्लाह है, कारवाने हमन है, यास्मीन है। इस तरीके की कुछ फिल्में हैं कि ये आज़ादी के पहले का दौर है। आज़ादी के पहले के दौर में ही सोहराब मोदी हैं और भी दूसरे फिल्म मेकर्स हैं, जिन्होंने कुछ हिस्टोरिकल फिल्में भी बनाई। उन हिस्टोरिकल फिल्मों में मुग़लों की ग्लोरी को, मुसलमानों के जो गरिमा थी उनकी, मुसलमानों का जो प्रभुत्व था, वर्चस्व था, उस ज़माने की कहानियाँ कही गई। और ये आप देखें कि जब भी हम हिस्टोरिकल फिल्मों की बात करते हैं भारतीय हिंदी फिल्मों के संदर्भ में, तो मुख्य 3 बड़े जो केंद्र हैं ऐतिहासिक फिल्मों के, उनमें एक पीरियड तो आता है मराठा योद्धाओं का, जिसमें अभी हाल में हमने तानाजी देखी। उसके अलावा राजपूत वॉरियर्स जो है, राजपूत राजा, राजपूत योद्धा, उनकी कहानियाँ आती हैं, जिसमें हमने अभी पद्मावत देखी थी। और तीसरा एक बड़ा जो भंडार था जहाँ से कहानियाँ ली जा रही थी, उनमें मुग़ल साम्राज्य था। तो आप गौर करें कि मुग़ल साम्राज्य की कहानियों में लगभग सभी बादशाहों पर, बाबर को छोड़कर, चूँकि बाबर के समय तो मुग़ल आए ही थे, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां, इन सभी के ऊपर फिल्में बनी हैं।
इनमें कहीं ना कहीं कोशिश रहती थी ये दिखाने की कि ये बादशाह कितने न्यायप्रिय होते थे। खास करके जहांगीर के न्यायप्रियता इतिहास में मशहूर रही है और शाहजहां की मोहब्बत मशहूर रही है। अनारकली एक फिक्शियस कहानी है जो मुग़ल आज़म में बहुत अच्छे तरीके से बयान हुई, लेकिन उसके पहले इस कहानी का जन्म लाहौर में हुआ था और यह कहानी रोमांस ऑफ ए मुग़ल प्रिंस नाम से यह कहानी लिखी गई थी, नाटक हुआ था और फिर उसके बाद से इसको फिल्म में तब्दील किया गया था। बहुत मज़ेदार एक प्रसंग है, अगर आप लोग कभी गौर करें, मुग़ल आज़म आपने देखी होगी। मुग़ल आज़म देखते हुए साफ दिखता है कि इसकी कहानी आगरा, फतेहपुर सीकरी और इसके आसपास घटती है। सच्चाई, अगर हिस्टोरिकल सच्चाई ही ले अनारकली की, जो कि नहीं है, लेकिन जो डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स और राइटर ने उस समय जो एक चालाकी की, आप सभी अगर इतिहास जाएं और इतिहास देखें तो आगरा आने के पहले अकबर की राजधानी लाहौर हुआ करती थी। लगभग 15 सालों तक अकबर ने वहाँ से भारतीय परिवेश में भारत पर राज किया। तो मुझे लगता है कि जो अकबर और सलीम के बीच की तनातनी थी, अनारकली का जो प्रेम था, यह घटना निश्चित रूप से लाहौर में ही घटी होगी, अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में उसको रखने की हम कोशिश करें तो। लेकिन चूंकि फिल्म आज़ादी के बाद बन रही थी और लाहौर को उस तरीके से दिखाना मुमकिन नहीं था, फिल्म की कहानी को भी लाहौर नहीं ले जाया जा सकता था, इसलिए उसको आगरे में तब्दील कर दिया गया और पूरा परिवेश आगरा का आ गया। यह बहुत कह लें कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और यह इस बात को कहीं न कहीं जाहिर करता है कि हिंदी सिनेमा मुख्य रूप से बहुसंख्यक हिंदू दर्शकों को संतुष्ट करने के लिए, उनके मनोरंजन के लिए बनाया जाता रहा है। इसलिए इस तरीके के परिवर्तन और इस तरीके के चित्रण पर ध्यान दिया जाता रहा है। लेकिन अभी मैं आज़ादी के बाद के पीरियड से पहले, आज़ादी के पहले की कुछ बातें कर रहा था। मैं आज़ादी के पहले पुकार जैसी फिल्म आती है, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर की ज़िंदगी, नूरजहां बहुत मशहूर किरदार है हिंदी फिल्मों के लिए। नूरजहां की कहानियों पर फिल्में बनी हैं। अब मैं अगर आज़ादी के बाद के पीरियड पर आऊँ तो आज़ादी के बाद के पीरियड में एक फिल्म आती है मिर्ज़ा गालिब, जो बहादुर शाह जफ़र के समय की कहानी है। उसके अलावा आती है मुग़ल आज़म। ये दो बड़ी फिल्में आती हैं और इसी दौर में दो और जानर की फिल्में मुस्लिम परिवेश पर आरंभ हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। एक तो हम जिसका बड़े प्यार और अदब से नाम लेते हैं वो है मुस्लिम सोशल। मुस्लिम सोशल फिल्में जैसे मेरे महबूब है, जैसे नज़्मा है, जैसे चौदहवीं का चांद है, इस तरीके की फिल्में बहुत सारी फिल्में आई और इसमें ज़्यादातर लखनऊ, अवध का बैकड्रॉप होता था, थोड़ा बहुत दिल्ली का बैकड्रॉप होता था। इनकी कहानियाँ मुस्लिम सोशल में मुस्लिम परिवारों की कहानियाँ होती थी, जो परिवार कह लें कि नवाबी परिवार से टूट करके, ज़मींदारी से निकल करके अब 20वीं सदी में नए समाज में प्रवेश कर रहे थे। उनके बीच जो द्वंद्व चल रहा था, उनके बीच जो दिक्कतें चल रही थी, उनको लेकर के वो फिल्में बनती थी। एक और परंपरा इसी दौर में विकसित होती है, जिसके अंतर्गत हम पाकीज़ा देखते हैं, बाद में उमराव जान देखते हैं और बाद में बहुत ही चालू किस्म की तवायफ देखते हैं। इन फिल्मों में तवायफ़ों को लेकर के फिल्में बनी हैं। तवायफ़ें और कोठे वालियाँ तो हिंदी फिल्मों में आती रही हैं, सामान्य फिल्मों में भी आती रही हैं और विशेष फिल्मों में भी आती रही हैं, जॉनर वाइज भी आती रही हैं। इन फिल्मों को भी देखने और समझने की ज़रूरत है। इनको भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बातें की जा सकती हैं, जिनको देखा जाना चाहिए।
चीज़ें बदलती हैं, खास करके जैसा कि मैंने पहले कहा, रोज़ा के बाद मुसलमान, या रोज़ा के पहले मुसलमान कैसे आते थे हिंदी फिल्मों में, और रोज़ा के बाद मुसलमान कैसे आते हैं हिंदी फिल्मों में, कभी आप बैठकर सोचें और इन फिल्मों को देखें तो समझ में आएगा। धूल का फूल से लेकर के और बाद की फिल्मों तक में यहाँ पे मुसलमान किरदार ज़्यादातर दोस्त होते थे और उनकी एक छवि बना दी गई थी। उस छवि के अंतर्गत ही ताबीज़ पहने हुए, आंखों में सुरमा लगाए हुए, लुंगी पहने हुए, जालीदार बनियान पहने हुए, जालीदार टोपी डाले हुए, इस तरीके के चरित्र आते थे। हमने मुसलमानों को एक खास कॉस्ट्यूम दे दिया था। आपने जरूर ऐसे मुसलमान दोस्तों को देखा होगा जो इस तरीके के कपड़े में रहते हैं, या मुसलमान दोस्तों के माता पिता को देखा होगा जहाँ पे इस तरीके का परिवार रहता है। लेकिन अगर आप नई पीढ़ी के हैं और आप अपने दोस्तों को याद करें, कुछ मुसलमान दोस्तों को याद करें, तो आप के सामने शायद ही कोई छवि बने जहाँ लुंगी पहना हुआ, जालीदार बनियान पहना हुआ, कलरफुल जालीदार बनियान पहना हुआ कोई व्यक्ति दिखे। आपको फिल्मों में कसाई दिखानी है, आपको फिल्मों में मैकेनिक दिखाना है, ठीक है कि इस पेशे में मुसलमान ही ज़्यादा हैं, लेकिन इनको दिखाने का भी एक आपने खास परिधान बना लिया है। एक क्लीशे है, जिस तरीके से इनका चित्रण करना है, जिस तरीके से इनको दिखाना है, वही बातें करनी है। वह दोस्त जो खुद को सैक्रिफाइस करता था, वह दोस्त जो हिंदू हीरो के लिए अपनी जान तक दे देता था, वह दोस्त भी धीरे धीरे पर्दे से गायब हो गया, क्योंकि अब उसे दोस्त के रूप में देखने के लिए एक बड़ा तबका हिंदू समाज का, भारतीय समाज का तैयार नहीं है। उसके दिमाग में यह बात लगातार बिठाई जा रही है और बिठा दी गई है कि देश की सारी समस्याओं का जड़ यही है। इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि मुसलमान और आतंकवाद दोनों एक दूसरे के पर्याय कैसे बनाए गए, पूरा नैरेटिव कैसे चेंज किया गया और पूरा नैरेटिव किस तरीके से विकसित किया गया है कि हम अपने पड़ोसी, मुसलमान दोस्त, मुसलमान महल्ले, मुसलमान इलाकों को शक की निगाह से देखते हैं। हम और हमारे पूर्वज के बीच में यह फर्क आ चुका है। मेरे एक दोस्त जिनका अभी हाल में कराची में निधन हुआ, रहमान साहब, जिनके साथ मैंने 4 साल लगातार काम किया था चाइना में, जबलपुर से गए थे और जबलपुर उनकी यादों में ऐसा बसा हुआ था। जबलपुर का वो एक खास पेड़ याद करते थे। सोचिए, उन्हें शारदा सिन्हा के गाने पसंद थे, मैंने उन्हें शारदा सिन्हा के गाने भिजवाए थे। और जब आखिरी रात थी उनकी, ये कितना दर्दनाक और भावुक मामला है, जब उनकी आखिरी रात थी तो उनकी पत्नी महनाज भाभी ने उनको शारदा सिन्हा के गाने सुनाए थे। ये कौन लोग हैं जिन्होंने हमारे बीच ऐसा भेद कर दिया है और अलग अलग खांचों में डाल दिया है? इसको देखने और समझने की ज़रूरत है और इसको दूर करने की ज़रूरत है। एक बहुत पुरानी कहावत चलती है कि ठीक है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन अधिकांश आतंकवादी मुस्लिम ही होते हैं। और यह बात अफ़गानिस्तान के पूरे मसले के बाद से और उसके बाद से आतंकवाद जिस तरीके से पूरी दुनिया में फैला है, उससे पूरे विश्व में यह संदेश जा चुका है और फैल रहा है। और फौज जैसे सीरीज से और बाकी ऐसे जो सीरीज आ रहे हैं विदेशों से भी, उनमें जहाँ पे आतंकवाद की चर्चा होती है और जहाँ सचमुच में ऐसी घटनाएं, सीरिया जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो बहुत सारे ऐसे
कम समझदार, कम पढ़े लिखे या पढ़े लिखे होने के बावजूद नासमझी के शिकार ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो ये मान कर चलते हैं कि इस दुनिया की सारी समस्याओं का जड़ मुसलमान है। ऐसी स्थिति में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भारतीय परिवेश में, भारतीय फिल्मों में और हिंदी फिल्मों में खास करके चीज़ें बदलेंगी। लेकिन यहीं पे ऐसे फिल्म मेकर भी रहे हैं जिन्होंने देश के मुसलमानों की वास्तविक स्थिति को, उनकी वास्तविक समस्याओं को, उनकी दुविधाओं को, उनकी परेशानियों को इस देश में सामाजिक तौर पर मिलने में, एक साथ रहने में, गंगा जमुना तहजीब, इनकी बातें की हैं और उन्होंने एक पॉजिटिव एंड पर सारी चीज़ें रखी हैं। मैं कुछ एक फिल्मों के नाम लूँगा, कभी मौका मिले तो उन्हें देखिएगा। जैसे गर्म हवा है, जैसे पिंजर है, जैसे सलीम लंगड़े पे मत रो है, जैसे नसीम है। अभी पिछले साल मेरे दोस्त जयगम की फिल्म आई थी नक्काश, उनकी फिल्म है। जयगम ने एक अलग भावभूमि चुनी है, वे बनारस के बैकड्रॉप पर फिल्में बनाते हैं। उनकी तीनों फिल्में, दोज़ख, अलिफ और अभी नक्काश, तीनों फिल्मों में एक मुस्लिम आई से, उनकी आंखों से, उनके नज़रिए से चीज़ों को पेश किया गया है और कहीं न कहीं उस जुड़ाव को, उस मिलाप को जो हम एक साथ मिलकर रहते और करते हैं, उन पर बातें की गई हैं। अफसोस कि नक्काश थिएटर में ज़्यादा समय तक नहीं चल पाई थी और उसे मल्टीप्लेक्स कल्चर नहीं, जो मल्टीप्लेक्स आज रो रहा है, कराह रहा है जाने की स्थिति में, उनकी वजह से नक्काश सिनेमा घरों से उतार दी गई थी, जबकि उसके दर्शक मौजूद थे। अगर आप मुसलमानों पर विशेष अध्ययन करना चाह रहे हैं और कुछ फिल्में देखना चाह रहे हैं मुसलमानों के परिवेश को समझने के लिए, तो मूक फिल्में तो अब मौजूद नहीं हैं। मूक फिल्मों के दौर के बाद की भी फिल्में मौजूद बहुत कम है, खास करके आज़ादी के पहले की। लेकिन आप पुकार देख लें, मुग़ल आज़म देख लें, मिर्ज़ा गालिब देख लें और आशुतोष गोवारिकर की फिल्म जोधा अकबर देखें। जोधा अकबर में आशुतोष गोवारिकर ने अकबर को बिल्कुल अलग नज़रिए से पेश किया। उनके पानीपत की कोई चर्चा नहीं करूंगा मैं। तवाइफों पर अगर फिल्में देखनी है, तवाइफों की फिल्में देखनी है, तो मैं फिर से 4-5 फिल्मों के नाम लूँगा। पाकिज़ा है, दोनों उमराव जान, एक अभिषेक ऐश्वर्या के उमराव जान और एक मुजफ्फर अली जिसमें रेखा ने काम किया था, वो उमराव जान, दोनों उमराव जान देखें। इसके अलावा सरदारी बेगम, जिसे श्याम बेनेगल ने निर्देशित किया था और खालिद मोहम्मद ने लिखा था, सरदारी बेगम देखें। और तवायफ भी देखें आप। इनके अलावा अगर मौका मिले तो तवाइफों पर जिन लोगों ने काम किया है उनकी किताबें पढ़ें आप, तो इस बैकड्रॉप को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मुस्लिम सोशल की बात करें तो मेरा सजेशन होगा जो देखने का, वो है नज़्मा, 14वीं का चांद, मेरे महबूब, नसीम, ये फिल्में आप ज़रूर देखें। और जिसकी बात मैं आखिरी में कर रहा था और जिसकी चर्चा विशेष तौर पर करना चाह रहा था और जिन्हें देखना बहुत ज़रूरी है, वो हैं दोज़ख, अलिफ, नक्काश, गर्म हवा, सलीम लंगड़े पे मत रो, नसीम, मम्मो और फिज़ा, जिसे खालिद मोहम्मद ने लिखा और निर्देशित किया था। तो
यह एक नज़रिया था मेरा, और यह एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हिंदी फिल्मों में मुस्लिम चरित्रों को देखने का तरीका था मेरा। ज़रूरी नहीं है कि आप मुझसे सहमत हों, और यह भी ज़रूरी नहीं है कि असहमत हों। अगर कुछ बातें अच्छी लगी हों, कुछ आप टेक ले सकें यहाँ से, तो बहुत अच्छी बात होगी, और फिर हम लोग मिलेंगे, बातें करेंगे। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।